आप में से कई लोगों के एकदम कान खड़े हो गए होंगे कि अब आया है सबसे मुश्किल वाला। देखिए, मैथ्स को लेकर 3 अप्रोचेस हैं। एक है जिनको कुछ नहीं आता, प्लस चाहते भी नहीं। कुछ है इस कैटेगरी के लोग इस मूड में आते हैं कि ना आता है ना सीखना है। अब बताइए, दम है तो पास करवा के दिखाइए हमें। तो वो इस भाव से आते हैं कि अगर आप में दम है तो पास करवा दीजिए हमें, वरना हम तो सोच के आए हैं। तो आप अपनी कैटेगरी सोच लीजिए। दूसरा है आता है, वो भी ठीक से आता है, ठीक है। और तीसरा थोड़ा थोड़ा आता है। प्लस सीखना चाहते हैं। देखिए, लर्निंग के प्रोसेस में एक बात यह भी होती है कि काम आएगा नहीं आएगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आता है। जैसे अंग्रेजी में जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं उनसे मैंने कहा कि क्वालिफाई कर लेंगे वो तो हो ही जाएगा, क्वालिफाई तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की भाषा आती है। अंग्रेजी में कुछ पढ़ें तो आसानी से समझ में आए, बोल सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे कि मैथ्स बेशक परीक्षा में काम नहीं आएगा, लेकिन इसी बहाने थोड़ा सीख लेते हैं। अच्छा है, आना चाहिए, डर क्यों रखें उसका। अभी तो आप हीरो बन के बोल देंगे नहीं आपको नहीं सीखना है। आज से 10 साल बाद जब आपके घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ना, जब वो स्कूल जाने लगेंगे, पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो बोलेंगे पापा स्कूल में, मम्मी स्कूल में एलसीएम सिखाया, आपको आता है? मम्मी कहेंगे नहीं बेटा मुझे मम्मी बन गई, दिमाग है नहीं। ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं। आपने भी ये सब बोला होगा अभी अपने घर में, आप भी ऐसे बड़े नहीं हो गए, ये सब बोल के बड़े हुए होंगे। तो सीसेट में नहीं आएगा, समझ में आ गया। पर जब चुन्नू और मुन्नू या चुन्नी और मुन्नी जब सवाल पूछेंगे ना, बड़ी शर्म आएगी उस दिन, मन करेगा मिट्टी के अंदर गड़ जाए उस दिन। इसलिए कम से कम एलसीएम परसेंटेज सीख लीजिए। बड़ी बेइज्जती होती है घर के अंदर अगर आपको ना आता। तो मैंने तो सीखा ठीक से इस चक्कर में कि ऐसा ना हो कि हमारा नौनी हाल मजाक बना दिया हमारा, ठीक है। तो जिनको कुछ नहीं आता, चाहते भी नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, वो मैथ्स को एकदम छोड़ दें, जरा भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें। मतलब सीसेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर में वैसे अजीब सी अप्रोच है, पर जो भी हो, पहले जीएस मेंस में 50 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आता था। जब प्रीलिम्स में ये सब आने लगा तो उन्होंने हटा दिया 2013 से। पहले तो आता ही था। और स्टैटिस्टिक्स किसी को ना आता हो और वो आईएएस बन जाए तो ये देश के लिए एक बहुत घातक स्थिति है। जिसको सांख्यिकी तक समझ में नहीं आती, एक बेसिक मैथमेटिक्स जितना कोई योजना बनाने के लिए जरूरी है, जितना किसी बजट को समझने के लिए, अपने जिले के लिए बजट मांगने के लिए जरूरी है, उतना ही मैथ्स अगर ना आता हो तो देश के साथ धोखा है दरअसल। पर ठीक है, अब है तो है, लेकिन अभी तो ये समझे कि रास्ता क्या है। तो मैं ऐसे लोगों को सम्मान के भाव से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलिए रास्ता ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए, मैनेज हो जाएगा, बशर्ते आप इन 2 चीजों में ठीक हो। अगर इनमें भी ठीक नहीं है और तब भी आपने ठान लिया कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आईएएस ही क्यों, पीसीएस भी अच्छा एग्जाम होता है और स्कूल टीचर भी अच्छा एग्जाम है, वो सब भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आईएएस थोड़ा मुश्किल होगा। तो जिनके पास ये दोनों क्षमताएं ठीक हैं, वो ऐसी कल्पना कर सकते हैं। जिनको ठीक से नहीं आता ये सब, उनको मैथ्स सीखना ही होगा, कोई चारा नहीं। मैथ्स में इस बार जो टीचर पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत अनुभवी आदमी हैं। हमने इस बार सीसेट में पूरी टीम को नए सिरे से रीअरेंज किया है। एक लंबा चौड़ा डेमो सेशन रखे जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेंट रहा। मैं 2011 में सीसेट पढ़ा चुका हूँ, मैथ्स भी पढ़ा चुका हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा चुका हूँ, मेरा बड़ा प्रिय विषय ये रहा। तो जब 2011 में पहले साल मैथ्स, मतलब दूसरे टीचर पढ़ाते थे, अंत में ये हुआ कि 100-150 बच्चे थे जिनको मैथ्स का एम भी नहीं आता था। उनको वहां से शुरू करना था कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस में खाली डंडा क्यों बनाते हैं, उनको उस लेवल से सीखना था। तो फिर मैंने 20-25 क्लासेस ली उनके लिए, उनको परसेंटेज, एवरेज, वो सब समझाया कि कंसेप्ट समझो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है मैथ्स तो, बहुत आसान चीज, अगर आपकी रुचि उसमें बन जाए उसमें ऐसा क्या है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे टीचर्स आपको मिले जो आपको उस लेवल पर ले जाके समझाएं, और मुझे उम्मीद है कि समझा भी देंगे। जिनको ठीक से आता है केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहे। उनका टारगेट ये होना चाहिए कि जो 20 या 12 अगर डीआई के सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल एकदम ठीक हो, और अगर आपने मैथ्स ठीक कर दिया तो काम खत्म हो गया। 27 से तो करना था,
20 मैथ से ही कर दिया। और यदि मैथ्स में 20 से कम है, 17 है, तो इसका मतलब है कि 10-12 DI से सवाल आए हैं, 25-30 हो ही गए। सो सिंपल। हाँ, जो तीसरी कैटेगरी है कि थोड़ा थोड़ा आता है, सीखने की इच्छा भी है, अब तक डर है क्योंकि किसी ने ठीक से सिखाया नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो सीखना चाहेंगे, उनसे मैं कह रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स को विशेष रूप से ध्यान देकर सीख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि सीसेट में जो मैथ्स आता है ना, अगर पहले हम देखें सीसेट में मैथ्स क्या क्या आता है, अरिथमेटिक ज्यादा है, थोड़ी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी अलजेब्रा का हिस्सा है। और बच्चे आमतौर पर डरना शुरू करते हैं अलजेब्रा आते ही। जैसे एक्स आ जाता है ना, ये एक्स फैक्टर जो है ये बड़ा खतरनाक फैक्टर है मैथ्स में। अच्छा, मजे की बात है कि एक्स जरूरी नहीं है, आप उसको ए भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, एल भी कर, पर वो एक्स का नियम परंपरा चल पड़ी है। जहां आपने किसी बच्चे से कहा कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास एक्स संख्या में संतरे, उसको लगता है यार संतरे एक्स कैसे हो सकते हैं, संतरे 8 होंगे 10 होंगे, एक्स कैसे हो गया। और फिर आपका वो संघर्ष शुरू, उसको समझाना है कि एक्स केवल एक वेरिएबल वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, इतना ही तो समझना है। लेकिन जिसके मन में वो खौफ बैठ गया है एक्स का, उसे कैसे मैनेज करें, तो कोई बात नहीं। जिनको जरा भी दिक्कत है अलजेब्रा छोड़ दें, ज्योमेट्री छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में क्या है कि आप सीखने में जितना समय लगाएंगे उतना बेनिफिट इस पेपर में होगा नहीं आपको, कोई और पेपर देने वहां हो जाएगा, लेकिन इस पेपर में उतना बेनिफिट नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 सवाल आएंगे जो ट्राइंगल्स के बेस पे, वृत्त के आधार पे आते हैं, बाकी सवाल नहीं के बराबर आते हैं। यहां तो आपको अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स पे फोकस ठीक से कर लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप ठीक कर देंगे। और यदि पिछले साल की तरह उससे 10-12 सवाल आ गए फिर से, वो बड़ी मजेदार चीज है, आसान भी है। अरिथमेटिक का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अरे नंबर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर्स की रेंजेस क्या क्या हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ बेसिक रूल्स जिन पर बेस 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का सवाल ये कह के नहीं आता कि मैं एलसीएम का सवाल हूं, लेकिन उस सवाल को देख के आप समझ जाते कि एलसीएम का सवाल है, और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे इसका उत्तर निकल जाएगा। एलसीएम एचसीएफ तो जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, वो तो कोर है पूरे अरिथमेटिक का, और इतना आसान है कि आधा घंटा लगा देंगे तो ये ऐसा कंठस्थ हो जाएगा आपको जीवन भर के लिए, भूलेंगे नहीं इसको आप। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एलसीएम होता क्यों है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, और वहां से लिंक करके कुछ प्रश्न जिसमें एलसीएम से समाधान निकलता हुआ दिखे तो होगा। आप लोगों की लड़ाई हो गई है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। एमिकेबली मतलब आपसी सहमति के साथ, मिल, और वहां से लिंक करके कुछ प्रश्न जिसमें एलसीएम से समाधान निकलता हुआ दिखे तो होगा। जैसे ही आपने ये दोनों चीजें कर ली, उसके बाद तीसरी चीज आएगी परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली एक किस्म का फ्रैक्शन है। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये तीनों भाई बहन है, एक साथ पाए जाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं, 2/4, 2/3, भिन्न जिसको बोलते हैं। और वो फ्रैक्शन जिसमें नीचे 100 है वो परसेंटेज है। तो फ्रैक्शंस का वो रूप जिसमें नीचे की संख्या 100 है वही प्रतिशत है। और उसी को जैसे ही आपने कहा कि भाई फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे, तो आप डेसिमल के रूप में लिख देंगे उसको। तो डेसिमल, फ्रैक्शंस और उनका स्पेसिफिक रूप परसेंटेज, इनमें से मुख्य रूप से परसेंटेज। परसेंटेज पर बेस मैंने कल का पेपर देखा, 18 का पेपर देखा कल, कम से कम 3-4 सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ परसेंटेज की ठीक अंडरस्टैंडिंग होने से आ सकते हैं। चौथा टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत, और 5वां है रेशो एंड प्रपोर्शन। ये 5 टॉपिक्स तैयार करने में मेरे ख्याल से मुश्किल से किसी एवरेज इंटेलिजेंस के व्यक्ति को मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। बस करना यह कि हर तरह के टॉपिक में, जैसे परसेंटेज है तो 8-10 तरह के सवाल बनते हैं, हर तरह के 20-20, 30-30 सवाल सॉल्व कर लीजिए। उसकी वर्कशीट्स हम आपको देंगे, अभ्यास यहां पर हो जाएगा। अगर आपने इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लिया तो परसेंटेज आपकी पकड़ में होगी, फिर डरने की बात नहीं।
ये पहला लेवल है अरिथमेटिक का। अगर इसको कर लिया तो इसके बेस पर आपकी डीआई ठीक हो जाएगी। डीआई क्या है, हल्का सा भी समझाता हूं 5 मिनट में, लेकिन इसके बेस पर, क्योंकि डीआई में जितने भी सवाल आते हैं, अगर वो सिंपल सवाल है तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कभी कभी थोड़ा सा टफ सवाल पूछते हैं जिसमें आपको परसेंटेज, एवरेज ये सब निकालनी आनी चाहिए। और जैसे ही आप वो सब निकालेंगे और अगर आपको टेबल, ग्राफ समझ में आता है देखकर, आप उसके इंटरप्रिटेशन नॉर्मली कर पाते हैं, तो मैथ्स के इन टूल्स की मदद से मुश्किल सवाल भी कर लेंगे। बात स्पष्ट हुई यहां तक? जो लोग यहां तक आराम से पहुंच जाएं और वो कहें कि भाई अलजेब्रा और ज्योमेट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इधर हम थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं, ये लेवल 1 है। मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है? इसमें जी मत चुराइएगा। इतना होने के बाद अगर लगे कि अभी हाफना शुरू नहीं हुआ है और अभी थोड़ा और दौड़ सकते हैं, तो लेवल 2 पर इनसे निकलने वाले कुछ प्रश्न, जैसे इंटरेस्ट, दोनों तरह का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों आपको आ जाए। इसी के साथ एक टॉपिक खूब पूछते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आमतौर पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज ऑफ लॉस पूछते हैं, तो परसेंटेज पहले आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कर पाएंगे। इसलिए पहले लेवल पे परसेंटेज ठीक से कर लीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाइए। एक है वर्क एंड टाइम। 4 लोग एक काम को 4 घंटे में करते हैं, तो 7 लोग उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, जबकि 2 लोग बीच में बीमार हो गए थे 2 घंटे के लिए। अब लगाते रहिए दिमाग, कितने में करेंगे। फिर ये नहीं लगाने कि 7 है तो बातें भी तो करेंगे, फिर ये टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। ऐसे नहीं है, मैथ से मनोविज्ञान अप्लाई नहीं करना है, सीधे गुणा भाग करके निष्कर्ष निकाल लेना है। वर्क एंड टाइम के अलावा एक अंतिम है स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में आमतौर पर रेलगाड़ी के सवाल आते हैं, पर बस के हैं तो भी क्या दिक्कत है। ट्रेन वाले में एक फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है कि ट्रेन की लंबाई अपने आप फैक्टर बन जाती है, बाकी तो बराबर ही है। कि एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, उसके नीचे जो पानी है, पानी रिवर्स साइड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रहा है, और उससे एक दूसरी नाव आई, मोटर बोट आ गई जिसकी गति 60 की है, तो वह उसे कितने मिनट में पार कर देगी। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको बोलते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपने ये दोनों लेवल्स कर लिए, जो कि आसान लेवल्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि 20 में से लगभग आप 13-14 सवाल सॉल्व कर लेंगे, इतना मैथ्स पढ़ने के बाद। उसके बाद मैथ्स है तो उसको दूर से दंडवत प्रणाम कर दीजिए कि बस इससे ज्यादा एहसान तुम पर हम नहीं कर पाएंगे भाई। हे मैथ्स, अब तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो, बाकी हम इतना ही कर सकते थे। क्योंकि इसके बाद प्रोबेबिलिटी फिर थोड़ा डीप जाने लगेंगे। ट्रिगोनोमेट्री तो नहीं आती है, वरना वो थीटा पीटा जब आना शुरू होता तो फिर ठीक ठाक मन में घबराहट होने लगती है। और फिर त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, और ऐसे ही बीजगणित तो पता ही आपको, एक्स। सवाल भी ऐसा पूछते हैं कि उसने x नामक वस्तु a रेट पर खरीदी, फिर x + 2 वस्तुएं a + 3 रेट पर बेच दी, और अगले राउंड में x + 4 वस्तुएं खरीद कर a + 7 रेट पर बेच दिया, उसका कुल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। तो बच्चा सोचे कि x है कौन, पहले ये तो बताओ यार, उसके बाद तो सब बताना शुरू करें। लेकिन अलजेब्रा जिनको आता है उनके लिए इतनी सूचनाएं पर्याप्त हैं, वो इसी सूचना के आधार पर, मतलब उत्तर भी वो x और a की टर्म्स में देंगे, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए इतनी जानकारी उनके लिए काफी होती है। आज की जो वर्कशॉप है थोड़ा सा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चले। 2 घंटे का समय हम कोशिश करेंगे उससे बात पूरी हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि आज जो ये वर्कशॉप है, इसे आप सेमिनार कहें या वर्कशॉप कहें, जो भी कहें, जो मेरा एजेंडा है, पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि इस वर्कशॉप की जरूरत क्यों है, ताकि मेरे
उद्देश्य आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या पर्पस लेके आया हूं। दूसरा ये कि थोड़ा सा सीसेट का परिचय आप में से जितने लोगों को आइडिया न हो, क्योंकि अब सीसेट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं और क्लासेस शुरू होने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है।